नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश के कानपुर की करें तो यहाँ पर भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन आंकड़ों में कमी आई है। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे सीएमओ से, यानी कि हमारे कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह सर से जानेंगे कि जो आंकड़े पहले अधिक आ रहे थे और अचानक से आंकड़ों में कमी आई है, तो क्या जो जांचें हैं उनमें कमी लाई गई है या फिर ये लॉकडाउन का असर है? सर, क्या है आपकी? नहीं, इनमें दोनों चीज़ें हैं। मेन असर तो जो लॉकडाउन की वजह से लोगों को वो इधर उधर आना जाना कम हुआ। दूसरी चीज़, जिस तरह का तब वो आंकड़े बढ़ रहे थे और पैनिक हुआ तो पब्लिक भी जागरूक हुई। उन्होंने जो मास्क लगाना, हाथ धोना या सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पूरा उन्होंने ध्यान रखा। उसके साथ साथ जो शासन प्रशासन ने सब ने अपना सेलेक्टेड वे देख के कहाँ वो हो रहा है, ये जागरूकता फैलाई। ऊपर से जो ये आपके सैम्पलिंग में कोई कमी नहीं है। सैम्पलिंग तो लगातार 9-10 हज़ार अभी भी हो रही है, और गांव पर फोकस करके या जो भी सिम्टोमेटिक पहले ढूंढ के, ताकि उन्हें भी वहीं तभी के तभी दवा दे दी गई, उनकी टेस्टिंग होगी। ये सारे मिला जुला बहुत सारे एफर्ट के साथ जो है ये सब काम। सर, जिस तरह से बेड को लेकर मारामारी देखी गई, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखी गई, तो इस पर क्या सुधार आया है? हाँ, इस समय ना बेड की कोई समस्या है, ना ऑक्सीजन की कोई समस्या है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में बेड हैं और ऑक्सीजन की भी कोई नहीं है। और आगे के लिए अगर ये अब वो उस पहले वाली स्थिति आती तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि हम बेड भी 10-12 हॉस्पिटल 13 हॉस्पिटल को अलग से वो एक्सपेंड कर रहे हैं, और कई सारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो भविष्य में शायद वो फिर से ये स्थिति ना आए। सर, इस समय कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है शहर के लिए। तो ऐसे में ब्लैक फंगस को मात देने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? ब्लैक फंगस के लिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, हालांकि ये DUSM, उसमें अलग से वार्ड भी बन गया है, अलग से बेड भी वो हो गए हैं, डॉक्टर की सबकी नियुक्ति भी होगी। वो टेस्ट भी उन्होंने शुरू कर दिया। जो एक शासन के द्वारा गाइडलाइन आई है हमको, वो सभी हॉस्पिटल्स में सब में उसमें जो सर्कुलेट भी कर दी गई है। उसका पालन करने के लिए वो किया गया कि किस तरह से उसमें बचाव होता है, किस तरह से उसकी जांच होती है, या अगर किन लोगों में उसके होने की संभावना है। एक विस्तृत गाइडलाइन जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आई है, वो सभी अस्पतालों में दे दी गई है। उसको अक्षरशः पालन करने के लिए वो किया गया, और जनता में भी उसके प्रचार प्रसार के लिए हम कर रहे हैं ताकि सब जागरूक हों और उस तरह की होना। सर, जिस तरह की बात हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का मानना है कि उन्हें दवाइयाँ भी नहीं उपलब्ध हो रही हैं, शहर में दवाइयों को लेकर किल्लत है। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इस पर क्या सुधार हो सकता है? नहीं, देखो, उसमें ब्लैक फंगस के जहाँ तक इलाज की बात है तो उसकी बहुत ही सीमित दवाइयाँ हैं जो उन पर इफेक्ट करते हैं। जैसे एम्फोटेरेसिन में B इंजेक्शन है, वो ठीक है। अभी यहाँ तो मैंने जैसे ही पता करा था वो अवेलेबल नहीं था, चूँकि ये एकदम अचानक से नहीं आई है, एकदम से इस तरह की वो आई है। लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत जल्द उसका भी ये सब दवाइयाँ भी हो जाएंगी। उसके अलावा भी और दवाइयाँ हैं, और दवाइयों से पहले इसमें अभी चूँकि उतनी ज़्यादा केस नहीं आए, नहीं दवाओं से ज़्यादा है। ये प्रिकॉशंस की बात है, और पहले से ही अगर हम जागरूक हो जाएंगे कि किन केसों में ये ज़्यादा होने की संभावना है या जिनमें हो, तो उनको पहले से ही वो करें। अब प्राइमरी अगर स्टेज पे इनकी जांच हो जाए तो उस लेवल की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो दवा है उसी से अवेलेबल हो जाएगी। सर, जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस का जो प्राथमिक लक्षण होता है, जिस तरह की लोग पहचान सके कि हाँ उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है, तो पहले से ही प्राथमिक उपचार अपना कर लें, तो वो लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो ब्लैक फंगस है ये उन लोगों को होता है कि जैसे कोविड हुए उसके बाद में जिनकी या तो उन्होंने स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहे हैं, बिना कोविड के भी हैं जो स्टेरॉइड थेरेपी ज़्यादा ले रहे हैं, जिनकी पूरी इम्यूनिटी कम है। जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, या किडनी की डिजीज है, या अनकंट्रोल्ड उन्हें डायबिटीज़ है, उन लोगों में इसके खतरे ज़्यादा बने हुए हैं। जहाँ तक लक्षण की बात है तो इसके लक्षण शुरू में ही वो आँख में दर्द होना, आँख के चारों तरफ दर्द होना, आँख के पीछे दर्द होना, सर में दर्द होना, है ना, उस तरह के, और पूरा चेहरे पर भारीपन होना, दर्द होना। दूसरे जो नाक में सूख जाना, या नाक के साथ जो गाढ़ा तरल पदार्थ आएगा उसमें थोड़ा ब्लड स्टेन होना, ये सारे उसके लक्षण। सर, अब बात कोरोना की ही कर रहे हैं, तो फिर जिस तरह से अभी
कोरोना को लेकर के मरीजों के साथ दुर्व्यवहार भी करने की खबरें सामने आई थी और ओवर चार्जिंग की भी खबरें सामने आई थी। तो सर, कानपुर में ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं, तो इस पर आपने क्या एक्शन लिया? नहीं, आपको मालूम होगा, आपको सभी अगर इस तरह की जो भी खबरें आती हैं कि जिलाधिकारी महोदय भी और हम भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। अभी पिछले दिनों कृष्णा हॉस्पिटल की खबर आई थी तो उसके खिलाफ भी FIR वगैरह हुई है और भी जो एक दो हॉस्पिटल है जो इस तरह के उसकी संज्ञान में आती है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होती है। सर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, कानपुर में भी चल रही है, तो वैक्सीनेशन जो सेंटर बनाए गए हैं, ज़्यादातर लोग सुबह से शाम तक इंतज़ार करते रहते हैं, बिना वैक्सीन के ही लौट जाते हैं। तो इस पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए तो सबको मालूम है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन उसी पे इसका अलॉटमेंट होता है कि किस सेंटर पर किस समय वो जाना है, वहीं पर लोग जा रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि लोग बात कह रहे हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया और वो रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें जब वो पोर्टल खुलता है तो अपना सेंटर भी अलॉट कराना होता है, लॉक करना होता है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। तो जैसे खुलता तो अगर वो करेंगे तो वहीं पे उसी लोड पर वो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब एक कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है कि जैसे ये था कि जो सेकंड डोज लगनी है 45 साल से बड़े वालों को, तो उनका वाकई वो था जाके जो रजिस्ट्रेशन वहीं हो जाता था। अब चूँकि पहले वो 6 से 8 हफ्ते के बीच था, अब उसमें 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। तो कई लोग उसमें जा रहे हैं कि हमारा तो वो पूरा हो गया 6 हफ्ते या, लेकिन अब रात से वो पोर्टल पर बिल्कुल उन्हें कोई ले रहा है कि जिनके 12 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं इसमें, क्योंकि ऐसा पोर्टल का है, हम अपने स्तर से उसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल कर नहीं सकते। सर, बात ग्रामीण क्षेत्रों की आपने की थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर मचा हुआ है, कई सारे आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों से ही आए हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ हमारे कानपुर नगर में 903 रेवेन्यू विलेज हैं। हमने हर विलेज में पूरा सर्वे कराया है, एक एक घर पर जाके सर्वे करवाया ANM और निगरानी समिति के द्वारा। और जो एक मेडिसिन किट है वो हमने जो भी सिम्टोमेटिक निकले उन्हें भी या कोई पॉजिटिव निकला वो भी हर गांव में हमने टेस्टिंग करा रहे हैं। और ये रेगुलर कराने वाली, वैसे तो 5 दिन का वो शेड्यूल था, तो 5-6 दिन में 100% एक एक घर का विजिट भी हो गया था, टेस्टिंग भी हर गांव में हो गई थी जो सिम्टोमेटिक निकले। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमेशा चलता रहेगा, जो सिम्टोमेटिक निकलेंगे उनका टेस्टिंग भी होगा, उसे तुरंत जो है मेडिकल किट दे दी जाएगी। हमारे पास जो है न दवाइयों की मेडिकल किट की उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं है, सॉरी। और हमने ये पूरी व्यवस्था कर रखी है, हर आदमी को किट भी मिल रही है और जिसके सिम्टम है उनकी जांच भी हो रही है। सर, वैक्सीनेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे मिथ देखे गए, उनके अंदर भ्रम है कि वैक्सीन लगाएंगे तो उन्हें कई सारी बीमारियां हो जाएंगी या वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का मानना है। तो ऐसे में उनके मिथ को कैसे दूर किया जाए? जी, ये सुनने में आया था कई बार, जब हमने पूछा कि क्यों उसमें नहीं लग रहा, तो कह रहे साहब कुछ लोग लगवा नहीं रहे, ये नहीं है। तो हमने उन्हें जो हमारी ANM है, आंगनवाड़ी है, आशा है और जो निगरान समूह, उन्होंने कहा कि उन लोगों से मिलो जो इस तरह की वो, उन्हें समझाओ, पूरा प्रोसीजर समझाओ, पूरी चीज़ें बताओ और उन्हें ये बताओ कि क्योंकि उनके दिमाग में कई जगह ये आया कि साहब कोई वो नहीं है, जिसको 2-2 डोज लगी वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो मैं उन्हें समझाओ कि पॉजिटिव भले ही हो गया, लेकिन आप ये देखिए कि जिन्हें पहले डोज लगी थी तो वो इतने सीरियस नहीं हुए, पॉजिटिव हुए, नॉर्मली ठीक हो गए। तो इसी तरह से ये सब समझाने की, और जहाँ भी, क्योंकि कमिश्नर साहब भी, DM साहब भी, हम भी गाँव का दौरा कर रहे हैं और जब इस तरह की हम वो सारी चीज़ें अपने उससे भी मैसेज देते हैं, अपने जो हमारा कॉल सेंटर है, जब इस तरह की होती है प्रचार प्रसार माध्यम से भी हम ये करते हैं, हम आपसे भी यही वो करते हैं कि आपका असर ज़्यादा होता है, मीडिया का असर ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपनी तरफ से एक अपील करेंगे तो शायद और ज़्यादा उसका कन्फ्यूजन दूर होगा। और हम ये कहते हैं कि सभी को वैक्सीन, तो जिसका जो भी उसमें हो गया, पात्र हो गया, तुरंत लगवा लें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला। तो डॉक्टर सर ने जैसा बताया कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोग हो या शहरी क्षेत्रों से संबंधित लोग हैं, क्योंकि वैक्सीन लगाएंगे तो आप कोरोना से कई हद तक बच सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।